सो डी ब्रॉगली इक्वेशन पढ़ना है। तो डी ब्रॉगली इक्वेशन पढ़ेंगे अपन आज, है दैट इज ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ मैटर, राइट। तो अपन को पढ़ना है ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ मैटर, दैट इज डी ब्रॉगली इक्वेशन। सो ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ मैटर, सो कैरेक्टर, ड्यूअल कैरेक्टर मतलब पार्टिकल एज वेल एज वेव, particle and wave character as well as wave character of matter, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली व्हाट हैपेंस ना, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, उनमें वेव कैरेक्टर भी होता है और पार्टिकल कैरेक्टर भी होता है। मतलब वेव के जैसे ट्रेवल करेंगे लेकिन स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करेंगे। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स मतलब टाइनी पार्टिकल्स, द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक electron, proton, neutron, dust particle, etc. When moving is always associated with particle as well as wave character. Particle as well as with wave character. तो अगर कोई भी वेव कैरेक्टर होगा ना अगर किसी में, तो वो ऐसे वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है, और जिसमें पार्टिकल कैरेक्टर होता है वो स्ट्रेट ऐसे ट्रैवल करता है, और जिसमें ड्यूअल कैरेक्टर होगा वो स्ट्रेट तो ट्रैवल करेगा बट इन फॉर्म ऑफ वेव्स, देन इट इज कॉल्ड ड्यूअल कैरेक्टर। वो स्ट्रेट पाथ पे तो ट्रैवल करेगा जैसे लाइट होता है, फोटोन, दैट इज कॉल्ड पार्टिकल एज वेल एज वेव कैरेक्टर। सो energy of particle when it has a wave character, right, E is equal to hc by lambda. तो अगर उसमें when it has more wave character we will say that, क्योंकि पार्टिकल कैरेक्टर और वेव कैरेक्टर एक दूसरे से हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। मतलब अगर किसी में पार्टिकल कैरेक्टर ज्यादा है तो उसका वेव कैरेक्टर कम हो जाएगा। तो अगर वेव कैरेक्टर ज्यादा है तो पार्टिकल कैरेक्टर कम हो जाएगा। तो इफ इट हैव मोर वेव कैरेक्टर तो फिर उसका जो अपन एनर्जी कैलकुलेट करेंगे इट विल बी hc by lambda, that is given by Planck. तो जो E is equal to hc by lambda अपन ने यूज किया, तो मोस्टली अपन ने इस इक्वेशन को तब यूज किया है जब when we are calculating the energy of photon. अच्छा, अभी किसी स्टूडेंट ने लिखा था कि मतलब सर वो 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 अपन ने पढ़ा हुआ है, बट एनसीईआरटी में कहीं कहीं 22.7 लीटर्स भी गिवन है। वो एक्चुअली बैरोमेट्रिक प्रेशर के हिसाब से गिवन है, अपन ने पढ़ा हुआ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो फिर अपन को करना क्या है, बैरोमेट्रिक या एटमॉस्फेरिक? अपन को एटमॉस्फेरिक ही पढ़ना। सर वो 1.012 समथिंग है बार, उसी की वजह से। तेरी आवाज नहीं आई।
रंजल तेरी आवाज नहीं आई। सर सर तो वो एनडीपी पे कितना होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे? अभी भी तेरी आवाज नहीं आ रही। चल ठीक है, प्रांजल आवाज नहीं आ रही है। किसी को भी नहीं आ रही बेटा। सर ये जो एच सी बाई लैम्डा जो फॉर्मूला है सर, वो मतलब फोटोन के लिए निकालते हैं ना, फोटोन का एनर्जी के लिए। हाँ, तो फोटोन में ज्यादा वेव कैरेक्टर होता है। फोटोन में वेव कैरेक्टर नहीं होता। अपन ने तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी पढ़े, अपन ने तो ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ा अपन ने। ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ा अपन ने। सर आपने वेव को अंडरलाइन क्यों किया? ज्यादा वेव कैरेक्टर है तो अपन ने मोर वेव, व्हेन इट हैव मोर वेव कैरेक्टर ना, इसलिए अंडरलाइन किया कि अपन अगर मोर वेव कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि बताओ अगर पार्टिकल, ये वाला इक्वेशन बताओ वेव कैरेक्टर के लिए एप्लीकेबल है या पार्टिकल कैरेक्टर के लिए, अपन कहेंगे दोनों के लिए। बट उसमें आपने वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ लाइट यूज किया, इसलिए अपन उसको मोर वेव कैरेक्टर यूज करेंगे, क्योंकि लाइट में वेव कैरेक्टर ज्यादा होता है, पार्टिकल कैरेक्टर कम होता है। So there is no equation which can 100% completely explain the particle character or a wave character. That's why I've written that it is inversely proportional. अगर किसी में पार्टिकल कैरेक्टर ज्यादा होगा तो उसका वेव कैरेक्टर कम हो जाएगा, और वेव कैरेक्टर अगर ज्यादा है तो पार्टिकल कैरेक्टर कम हो जाएगा। मतलब यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। हाँ, मतलब अपन क्या, अपन तो एक्सट्रीम केस में ले लेंगे कि भाई ज्यादा पार्टिकल कैरेक्टर है तो अपन, ज्यादा वेव कैरेक्टर है तो इसको यूज कर लेंगे। तो पार्टिकल कैरेक्टर के लिए देख लेते हैं एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अपन क्या यूज करेंगे इन दोनों में से रंजल? जो अपन यूज करेंगे बेटा वो ये करेंगे, चाहे आप एसटीपी लिखो या एनटीपी लिखो, वो एसटीपी और एनटीपी एक ही बात है अपने। ठीक है सर। ठीक है ना? वो कभी कभी एनटीपी, मैंने एनटीपी इसलिए नहीं बताया, कोई फर्क नहीं पड़ता केमिस्ट्री में, एनटीपी लिखो या एसटीपी लिखो दोनों एक ही बात है। तो अपन सारे कैलकुलेशन 22.4 से करेंगे, तो इसको हटाते हैं। अब अपन बात करते हैं, दैट इज द एनर्जी ऑफ एंड energy of particle when it has more particle character, मतलब उसे मास ज्यादा होगा। तो अगर मास को एनर्जी के फॉर्म में लिखना है तो अपन को पता है, अगर मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना है या एनर्जी को मास में कन्वर्ट करना है, आइंस्टीन इक्वेशन होता है ना, दैट इज गिवन बाय आइंस्टीन। तो आइंस्टीन में क्या होता है, एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल विच इज हैविंग अ मास इज द मास इज इक्विवेलेंट टू, अगर एनर्जी करना है अपन को तो अपन mc स्क्वायर से कैलकुलेट कर लेते हैं। c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। Electron has particle as well as wave current, as particle as well as wave current, as wave current. So by law of conservation, अपन इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल कैरेक्टर भी लिख सकते हैं, वेव कैरेक्टर भी लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल कैरेक्टर विल बी इक्वल टू वेव कैरेक्टर। अगर एक्सट्रीम पार्टिकल कैरेक्टर ले लेंगे, पार्टिकल कैरेक्टर ले लेंगे, एक्सट्रीम पार्टिकल कैरेक्टर में अपने पास क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। सो अपन ले लेंगे एनर्जी विल बी इक्वल टू mc स्क्वायर, एंड एक्सट्रीम अगर अपन वेव कैरेक्टर की बात करेंगे तो दैट विल बी hc बाय लैम्डा, वो लिख लेंगे। तो इससे अपन लिख सकते हैं व्हाट इज वेवलेंथ, तो लैम्डा विल बी इक्वल टू h बाय mc। h तो अपन को पता है क्या होता है, 6.626 into 10 to the power of -34 जूल सेकेंड्स। m इज सर मास, आपने लिख बोलो।
सर आपने लेकिन पार्टिकल कैरेक्टर और वेव कैरेक्टर को इक्वल कैसे किया सर? वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना सर। अगर कोई भी एक होगा सर तो दूसरा उससे कम होगा ना। ये क्या लिखा है? लॉ यस ऑफ सर। कंजर्वेशन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन में मैंने ऐसे लिखा, इनिशियल फाइनल। हाँ सर समझ गया। समझा ना? एक इधर अपन ने ना पार्टिकल यस सर। कैरेक्टर प्लस एच सी बाई लैम्डा भी लिखा है इधर। इधर भी मैंने एम सी स्क्वायर प्लस एच सी बाई लैम्डा लिखा। मैंने यहां पर क्या लेकिन अज्यूम एक किया? में कम और एक मैक्सिमम में ज्यादा। पार्टिकल कैरेक्टर, तो इसको क्या अज्यूम कर लिया अपन ने? 0, मिनिमम। है ना? यस सर समझ और गया। यहां पर अपन ने क्या किया? पार्टिकल कैरेक्टर को आप ऑलमोस्ट 0 ले लो, तो मैक्सिमम वेव कैरेक्टर लिख दिया। तो उससे अपन ने ऐसे कंजर्वेशन लिख दिया। तो वो यस सर, थोड़ा सा अंडरस्टूड। हाँ सर। चलेगा, चलेगा, कोई बात नहीं। मतलब तुमने पूछा तो मुझे मतलब अच्छा ही लगा, क्योंकि उससे क्या हो गया कि भाई मैंने सबको ही बता दिया, सबके दिमाग में चल रहा होगा ये इक्वेट कैसे कर दिया था। लेकिन सेंटेंस लिखा भी था अपन ने कि इट कैन एक्ट एज अ पार्टिकल एज वेल एज वेव। तो मेरी मर्जी, जब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल कैरेक्टर जैसे वेव कर रहा होगा तो मैं कहूंगा देख भाई, इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड पाथ पे मूव करता है लेकिन इन फॉर्म ऑफ वेव्स। अब अपन इस पे आने वाले हैं, डी ब्रोगली। सर एक डाउट। बोलो। सर वो v के जगह c लिखा तो भी चलेगा? वी की जगह सी लिखा कहां पर है यार? सर लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन रुक जा v रुक लिखा। जा रुक जा, वो मुझे लिखना था उसको। रुको रुको रुको, अभी नहीं, कन्वर्ट करने वाला हूं। सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। एक्चुअली सर दिमाग में वही चल इलेक्ट्रॉन रहा था। अगर वेव के फॉर्म में मतलब ऑर्बिट पर रहेगा तो कभी न्यूक्लियस के पास आएगा, कभी दूर जाएगा ना। बिल्कुल, इसलिए तो अपन ने कहा था रेडियस फिक्स नहीं होता। सर ऐसे कोई इलेक्ट्रॉन मतलब कभी ज्यादा पार्टिकल कभी ज्यादा वेव ऐसे चेंज हो सकता है उसका कैरेक्टर? देखते थे, अभी देखते हैं अपन। रुक जा रुक जा, अपन देखते हैं मतलब ओके क्या सर। कैसे है ना, क्योंकि अपन एक सीक्वेंस में चलते हैं ना, मतलब चलते रहते हैं। वो सब कुछ बताऊंगा, मैं खुद ही बताऊंगा। तो मैं क्या कर रहा था कि भाई देख, अब इसमें अपन कहेंगे ठीक है, दिस लैम्डा इज कॉल्ड डी ब्रोगली वेवलेंथ। दिस लैम्डा इज कॉल्ड डी ब्रोगली वेवलेंथ। अपन कहेंगे देख भाई, यहां पर हम पार्टिकल और वेव कैरेक्टर दोनों की बात कर रहे हैं। अगर आप सी वेलोसिटी ऑफ लाइट यूज करोगे तो मैं कहूंगा वेलोसिटी ऑफ लाइट तो सिर्फ फोटोन के पास हो सकती है, और फोटोन जो होते हैं वो मासलेस होते हैं। मतलब ये वाला मास तो नेग्लिजिबल हो गया। और अगर आप कह रहे हो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात करनी है, तो फिर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में मास होता है, और अगर उनके पास मास होगा तो उनका वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर नहीं। तो ये वाला इक्वेशन मैं तब कर सकता हूं विच इज फॉर, अगर आपको फोटोन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करना है तब तो ठीक है। अगर आपको फोटोन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करना है तो मैं इक्वेशन यूज कर लूंगा। लेकिन अगर पार्टिकल के लिए आपको कैलकुलेट करना है, बिकॉज सभी में मास होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन डस्ट पार्टिकल, इन सबके मास कंसिडर करते हैं, और अगर उनमें मास होगा तो फिर उनका वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर नहीं होगा। नहीं होगा। तो फिर उनका वेलोसिटी अपन कहेंगे लाइट के बराबर नहीं होगा, उससे कम होगा उनका वेलोसिटी, राइट? तो अपन क्या करेंगे? अपन कहेंगे देख भाई, फॉर मोर पार्टिकल कैरेक्टर डी ब्रोगली वेवलेंथ, so d Broglie wavelength for more particle character wavelength for microscopic particle अपन क्या लिख लेंगे इसको? lambda will be equal to h upon m, ये लिख लेंगे। और इसमें अपन कहेंगे where v is less than c। भाई v जो होगा वो लेस देन c होगा इसमें, राइट ना? अपन इसमें लिख सकते हैं भाई v जो होगा दैट विल बी लेस देन c। इसको थोड़ा सीधा लिख देता हूं। तो अपन लिखेंगे वेर लैम्डा विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास? h अपॉन एम पी। तो m इज द मास ऑफ पार्टिकल, v इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विच विल बी लेस देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। सर अगर फोटोन का एनर्जी ये मतलब वेवलेंथ निकालेंगे तो तो मतलब सी मास को नेग्लिजिबल लेंगे नहीं, फिर अपन तो को गिवन एच होगा, अपॉन। फोटोन का मास आपको देना पड़ेगा, तो हम सी वेलोसिटी ऑफ लाइट ले लेंगे। अगर अपन को गिवन है कि मास, मान लो कुछ भी मास अपन को गिवन है एंड इट बिहेव एज अ फोटोन, तो फिर अपन कहेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो फोटोन जैसे बिहेव करेगा तो सी यूज कर लो।
सर अगर ऐसा। नॉर्मल मतलब पार्टिकल दे दिया तो उसका स्पीड v लेंगे, मतलब जो और दिया रहेगा। और क्या, और क्या। ओके सर। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी भी लिख सकता हूं। पी क्या है यहाँ पर? मोमेंटम विच इज एमवी। मोमेंटम है ना, mv। पी इज इक्वल टू मोमेंटम हो जाएगा। एमवी होता है यस लीनियर सर। मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। तो अब अपन एक बात कहेंगे, अपन कहेंगे देख भाई, अगर मोमेंटम बढ़ेगा तो वेवलेंथ छोटा होगा, एच तो कांस्टेंट है। अगर मास बढ़ेगा तो भी वेवलेंथ छोटा होगा। अगर मास बढ़ेगा तो भी वेवलेंथ छोटा होगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो भी वेवलेंथ छोटा होगा। मास इनटू वेलोसिटी इज मोमेंटम। तो अपन कहेंगे ठीक है, कोई बात नहीं, पहले तो इसको ये देखें अपन, हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ अगर कैलकुलेट करने के लिए कभी कहा जाएगा तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, या तो ये यूज कर लूंगा या फिर ये यूज कर लूंगा, अगर डिपेंडिंग ऑन कि मुझे मोमेंटम गिवन है या क्या। सर हम्म सर फोटोन के केस में वो लेफ्ट साइड वाला इक्वेशन, और बाकी केसेस में ये राइट साइड वाला। अपन को गिवन होगा, कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन हैविंग अ मास, गिवन है अपन को। तो अपन को पता है फोटोन, आपने क्वेश्चन में लिख दिया तो सी और एच मुझे पता है। ओके। अब मान ले अपन कहते हैं कि चलो अपन कुछ ऐसे एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन इन डेली लाइफ। तो देख भाई, एक बात है, अपन को पता है सिग्निफिकेंस अगर कैलकुलेट करें तो अपन एक एग्जांपल लेके कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर wavelength for a particle of mass is equal to 0.1, अपन इसको 200 ग्राम ले लेते हैं, मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ सपोज अपन ने लिखा दैट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 130 मीटर पर सेकेंड। मेरे ख्याल से मतलब 200 ग्राम का क्रिकेट बॉल ले लिया मैंने, और बॉलिंग करने वाला फास्टेस्ट बॉलर, मतलब मेरे ख्याल से यही रहता होगा स्पीड मीटर पर सेकेंड, फास्टेस्ट बॉलर जो होगा। बस ज्यादा हो गया फास्ट बॉलर उतना स्पीड से। बहुत ज्यादा हो गया, वो भी ज्यादा हो गया, ठीक है। तो अपन कहेंगे चलो उसका वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, पार्टिकल है ना, क्रिकेट बॉल होगा तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपन एम कैलकुलेट। एच तो अपन को पता है क्या होता है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34, सारा कुछ एम के यूनिट है, 0.2 kg, ग्राम में गिवन है ना, मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी मुझे गिवन है 130 मीटर पर सेकेंड, को ठीक है, कोई प्रॉब्लम। तो इसको अपन ऐसे कर लेते हैं, ये 2 इंटू मतलब लिख लेते हैं ऐसे, तो 6.626 डिवाइडेड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34, ये मीटर्स आ जाएगा। तो इसको अगर अपन कैंसिल करेंगे तो 1/3 6 18, और 1/3 मतलब ऑलमोस्ट 1/3 का मतलब कितना हो गया, 1/3 आएगा तो 16 आएगा, हाँ तो ऑलमोस्ट 1/3 ही आ रहा है अपने पास, तो इसे थोड़ा ज्यादा आ जाएगा। सर हाँ बोलो।
सर वो कैलकुलेशन में सेकंड स्टेप क्या किया समझा। कैलकुलेशन में क्या किया सर मतलब? 130 इंटू 0.2 को मल्टीप्लाई किया आपने और 26 आया। हाँ सर फिर ऊपर सर 10 टू द पावर वो क्या है? 34 है ना, h का वैल्यू। -34। ओके सर। ये h का वैल्यू है ना, अपन को पता है ना। यस सर वो एक्चुअली 24 लग रहा था। 24 लग रहा है? अरे यार चलो कोई बात नहीं। अब 34 लग रहा है? यस सर। चलो ठीक है, मेरे ख्याल से इसको ऐसे कुछ होगा। चल ठीक है, हाँ? तो अपन क्या करेंगे ना, ये ऑलमोस्ट 1 बाय मतलब अपने पास 624 1/4 आ रहा है, तो 1/4 का मतलब हो गया 0.25 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -34, 2.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 10 टू द पावर ऑफ -35 मीटर्स। पता ये क्या है अपने पास? अपन मैक्सिमम जो वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं ना, वो इतना है। मतलब अगर 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट होगा या 0.1 एंगस्ट्रॉम यूनिट होगा, चलो अपन इतना और कैलकुलेट कर लेंगे। तो भी ये कितना हुआ? 10 टू द पावर ऑफ -14 मीटर्स। भाई 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट कैलकुलेट करना भी अपने लिए परेशानी वाली बात है, बहुत छोटा होता है ना, 10 की पावर -10 मीटर्स। टेन की पावर -10 मीटर्स। तो अपन क्या करेंगे, ये वैल्यू तो कितनी आती है अपने पास? 10 की पावर -25 एंगस्ट्रॉम यूनिट। अरे बाप रे, ये तो कैलकुलेट करना ही मुश्किल है। 10 की पावर -25 एंगस्ट्रॉम यूनिट आ गया। भाई अपने सर पास मतलब अभी, पर ऑलमोस्ट सर तो नेग्लिजिबल। सर ये रेंज के बाहर है। तो 10 की पावर -35 था ना, तो अपन ने उसको 25 इंटू ऐसे लिख लो, इसी को हटा के तो एंगस्ट्रॉम यूनिट लिखा अपन। तो इसको कैलकुलेट कर ही नहीं सकते अपन। इतना तो कॉस्मिक रेज के नीचे और होता है क्या? जो भी हो, कुछ भी हो, आप ये कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप इसको सिर्फ कैलकुलेशन में बता सकते हो, कैलकुलेट नहीं कर सकते वेवलेंथ। तो अपन क्या कहेंगे, ये डेली लाइफ में चलो 200 ग्राम की जगह 100 ग्राम ले लो, तो भी 0.1 हो जाएगा, तो भी इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। चलो मिलीग्राम कर दो इसको, तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ना। मैं 10 की पावर -25 तो किसी कंडीशन में कैलकुलेट नहीं कर सकता। 2.5 इंटू सर 10 टू द पावर, हाइपोथेटिकली मतलब ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, पर रियलिटी में नहीं होगा। एक्सपेरिमेंटली पॉसिबल। मतलब देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन इन डेली लाइफ। चलो अच्छा ठीक है, तो फिर ये कैलकुलेट अपन पढ़ेंगे जो डेली लाइफ में नहीं है। हाँ तो है ना इनके लिए, इनके लिए है ना इसका सिग्निफिकेंस। चलो कैलकुलेट करके देखते हैं कैसे। अपन कहेंगे कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, फिर अपन लिखेंगे देयर इज सिग्निफिकेंस और नॉट। एग्जांपल लेते हैं, कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ calculate the de Broglie wavelength of particle of electron moving with 130 meter per second, moving with velocity of 130 meter per second। तो अपन कहेंगे देखो भाई, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। h हो गया 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, और वेलोसिटी आपने लिखा 130, ये केजी में ले लिया। तो अपने पास कितना आया? अपन कहेंगे अगर इसको मल्टीप्लाई किया, इसको चेक किया, तो आया 6.626 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3, ये कैंसिल कर दिया मैंने, और डिवाइड बाय हो गया 9.1 इंटू 130।
इसको भी ऊपर ले जाओ, 4 हो गया। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करें अपन 9.1 और इसको, तो इट कम्स आउट टू बी अराउंड, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जा 27 और 9 और 2 11, तो अपने पास आ रहा है 117 के आसपास। दैट इज कम्स आउट टू बी 100.13 करेंगे तो भी 118 के आसपास आ रहा है। तो 6/180 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। तो अपन इसको इधर डेसिमल लगा के इधर 10 की पावर -6 करते हैं ना, तो 6/1.8, तो मतलब 6 को अगर अपन डिवाइड करेंगे 1.8 से तो 5.85 नियरली ऐसे आ जाएगा, 10 to the power -6 मीटर्स। अभी ये कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, क्योंकि दैट इज, अभी अपन उसको चेक करेंगे ना तो वो काफी ज्यादा आ रहा है, अच्छा खासा आ रहा है। मतलब अपन एमस्ट्रॉन्ग यूनिट में लिखेंगे तो 58,500 के आसपास आ जाएगा एमस्ट्रॉन्ग यूनिट में, क्योंकि 10 की पावर -6 है ना। तो वो आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं अपन उसका वेवलेंथ, तो बड़ा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ सिर्फ उन पार्टिकल के लिए है जिनका मास बहुत कम होगा, लेकिन उन पार्टिकल के लिए बिल्कुल नहीं है जिनका मास ज्यादा होगा। मास बढ़ेगा तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कम होगा। सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है उसका सिग्निफिकेंस सिर्फ छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए जिनका मास बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उस टाइप के पार्टिकल के लिए तो एप्लीकेबल है, बट नॉट फॉर द पार्टिकल विच आर हैविंग हायर मास। जैसे जैसे मास बढ़ेगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ छोटा होता जाता है। मतलब हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, डस्ट पार्टिकल जिनका मास बहुत कम है उसके लिए तो पढ़ेंगे, लेकिन डेली लाइफ में उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि डेली लाइफ में अपन कभी ऐसे मास से थोड़ी डील करते हैं। भाई डेली लाइफ में मैक्सिमम होगा तो 10 ग्राम, उससे छोटे मास से तो अपन डेली लाइफ में डील करते हैं। 10 ग्राम से छोटा ही तो। हाँ बोलो सर। जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे पार्टिकल सॉरी वेव कैरेक्टर भी कम होते जाएगा। बिल्कुल, और पार्टिकल कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। ओके सर। अब अपन कहेंगे भाई ट्रक का मास तो बहुत ज्यादा होता है, तो ट्रक ऐसे थोड़ी चलता है। ठीक है, वो ऐसे थोड़ी चलता क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है। सर स्पीड, पार्टिकल कैरेक्टर ज्यादा होगा तो वेव कम हो जाएगा। सर बट ऐसा भी तो हो सकता था कि जैसे जैसे मास बढ़ता है वैसे वेव कैरेक्टर बढ़ता जाता, तो मतलब अभी मास बढ़ने से वेव कैरेक्टर कैसे बढ़ता जाएगा? मास बढ़ेगा तो पार्टिकल कैरेक्टर होगा ना, पार्टिकल है तो मास है। ओके सर। पक्का? सर हाँ सर बोलो। लेकिन अगर मैं नॉर्मल 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 बॉल रियल लाइफ में, जैसे हमने क्रिकेट बॉल का एग्जांपल लिया सर, मैंने अगर उसे ही सर उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा ले ली सर, तो फिर तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना। क्रिकेट की बॉल की वेलोसिटी कितनी ज्यादा ले सकते हो तुम? सुपरसोनिक मिसाइल से मतलब कितनी, मतलब साउंड की स्पीड से कितना, 5 टाइम, 10 टाइम, कितनी ले सकते हो आप सोचो ना। ये 10 की पावर -34 है, कितना वेलोसिटी ले लोगे तुम? इसमें कितना हाँ वैल्यू सर। बढ़ा दोगे तुम बताओ? हाँ सर। इसलिए मैं मास पे बार बार बोल रहा हूं तुमको, मास बढ़ेगा तो वेवलेंथ कम होगा, वेलोसिटी की बात ही नहीं कर रहा। अपन वेलोसिटी कितनी बढ़ा सकते हैं? 10 की पावर 8 से ज्यादा तो बढ़ा ही नहीं पाएंगे, वो भी बहुत मुश्किल है। अपन तो साउंड की वेलोसिटी की बात करते हैं, अपन लाइट की वेलोसिटी की कभी बात ही नहीं करते किसी भी पार्टिकल के लिए। कोई सुपरसोनिक मिसाइल साउंड की स्पीड से 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 10 टाइम तो अभी तक है नहीं, 6 टाइम तक अपन बना रहे हैं। तो भी मतलब, तो अल्टीमेटली इसको देख के अपन को ये पता चला पार्टिकल का मास ज्यादा होगा तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का कोई सिग्निफिकेंस नहीं, पार्टिकल का मास कम है तो सिग्निफिकेंस है। मतलब डेली लाइफ में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है डी ब्रॉगली इक्वेशन, नो सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन इन डेली लाइफ, देयर इज नो सिग्निफिकेंस इन डेली लाइफ। इन डेली ये है भाई। अब चलो ठीक है, डी लाइफ में डी सिग्निफिकेंस नहीं है, पार्टिकल एज वेल एज वेव कैरेक्टर आपने मुझे बताया, ठीक है, ओके आई गॉट इट कि भाई डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करना होता है पार्टिकल।
एनी पार्टिकल विच इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इन फॉर्म ऑफ वेव्स, उसके लिए डी ब्रॉगली इक्वेशन। ऑन अ फिक्स्ड पाथ, कोई भी पार्टिकल, अगर कोई भी सब्सटेंस फिक्स्ड पाथ पे अगर ट्रेवल कर रहा है तो पार्टिकल कैरेक्टर है इसमें, और फिक्स्ड पाथ पे वेव जैसे जा रहा है तो वेव और पार्टिकल दोनों कैरेक्टर होगा इसके। ठीक है भाई, मान लिया अपन ने कि मतलब पार्टिकल एज वेल एज वेव कैरेक्टर आ गया अपने पास। ठीक है, रुकना है। तो फिर अपन कहेंगे ठीक है भाई, आपने मुझे ये बताया कि पार्टिकल कैरेक्टर और वेव कैरेक्टर के लिए एनर्जी कैसे लिखते हैं, और उससे आपने ये कैलकुलेट किया कि चलो पार्टिकल कैरेक्टर में आप एनर्जी कैसे, मतलब वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करोगे डी ब्रॉगली। लेकिन हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसका क्या फायदा, ये बताओ भाई। हम तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर कहाँ था? एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए अपन क्या करेंगे इसमें? सर इलेक्ट्रॉन। तो चलो अपन देखते हैं, उसके लिए अपन करते हैं पहले एप्लीकेशन की बात, है ना। अब अपन बात करते हैं एप्लीकेशन की, ठीक है। तो अपन इसको ये हटा देते हैं ना, अपन को पता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ पढ़ रहे हैं। सो एप्लीकेशन की बात करते हैं। अब एप्लीकेशन में ना अपन कंसेप्ट डिस्कस करते हैं भाई। पॉइंट नंबर 1, जैसे अपन ने स्पेक्ट्रम में कंसेप्ट डिस्कस किया ना अपने, वैसे कंसेप्ट अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। We know that electron has particle character, right? Na? Electron has particle as well as wave character. Particle as well as wave character, दोनों ही हो सकते हैं क्योंकि उसका मास काफी कम है, तो वेवलेंथ तो उसका बन सकता है। सो एनर्जी ऑफ मूविंग पार्टिकल क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी, और वो कितना होता है? हाफ mv स्क्वायर होता है। एनर्जी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल। एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या होता है भाई? एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल sir, by increasing the velocity, wave character increases. Increasing the velocity, wave character increases or decreases. अगर velocity बढ़ाओगे तो अपन के पास क्वेश्चन आया है कि अगर अपन इंक्रीज करेंगे, by increasing the velocity, the wave character क्या होगा? बढ़ेगा या कम होगा? तो अपन कहेंगे भाई देख, अगर वेलोसिटी बढ़ाओगे तो मास ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ता है तो मास कम होता है। तो वेलोसिटी मास भी अफेक्ट करता है। तो अगर अपन वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो अपन बताएंगे कि वेलोसिटी बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है पार्टिकल कैरेक्टर बढ़ेगा, पार्टिकल कैरेक्टर बढ़ेगा तो वेवलेंथ छोटा होगा, सो वेवलेंथ छोटा होगा। इसमें अपन और भी पढ़ेंगे, अभी देखते जाओ। एनर्जी ऑफ एनी चार्ज पार्टिकल ना, एनर्जी होता है दैट इज इक्वल टू चार्ज ऑन द पार्टिकल मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस। सो E विल बी इक्वल टू, मैं थोड़ा सा इसमें लिखूंगा, E विल बी इक्वल टू चार्ज ऑन द पार्टिकल, चार्ज को मैं Q ले लेता हूं, मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस को अपन V से डिनोट करते हैं। सो अपन लिखते हैं दैट इज Q इंटू V, और अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो Q क्या होगा? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अपन ने लिखा ना E इज इक्वल टू, तभी तो अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखते हैं। एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट क्यों लिखते हैं? तो इसलिए तो लिखते हैं एनर्जी विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो यहां पर इलेक्ट्रॉन होता है, अपन ने Q इंटू V लिखा,
सो Q इज व्हाट, अपन तो इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो Q को अपन इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। कोई दूसरा पार्टिकल ले लो, हम Q चेंज कर लेंगे अपना, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 कूलम चार्ज का एनर्जी वैसे भी बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल वही कर सकते हैं। Since electron is a moving charge particle, so by applying law of conservation of energy, मतलब अब मैं क्या करूंगा, अगर इलेक्ट्रॉन को सिर्फ मूविंग पार्टिकल जैसे कैलकुलेट करना है तो काइनेटिक एनर्जी की बात करूंगा, और चार्ज पार्टिकल की बात करनी है तो ईवी की बात करूंगा। इलेक्ट्रॉन में चार्ज भी है और वेलोसिटी भी है, तो अपन कहेंगे ठीक है, हाफ mv² विल बी इक्वल टू ईवी, ये आ जाएगा। सो मूविंग चार्ज पार्टिकल, तो अपन कहेंगे सर ये ना एक बार मतलब कैसे अपन कैलकुलेट कर रहे हैं वो देखते हैं अपन, है ना, इसको एक बार देख लेते हैं अपन, वो ठीक रहेगा। ये वाला पार्ट ना कैसे मैंने कैलकुलेट किया वो और अच्छा हो जाएगा अपना, मतलब थोड़ा और स्ट्रॉन्ग पार्ट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन अपन को जरूरत पड़ सकती है, तो अपन उसको एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा देखिए, इलेक्ट्रॉन अगर अपन को पता है कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल, तो अपन ऐसे कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब एक बात अपन को पता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यू आर टॉकिंग अबाउट दैट चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो चल देख लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने तुमसे कहा देखो भाई, अपन एक ना ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं अक्रॉस द इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस अपन ले लेते हैं। मान लो ये मैंने बैटरी लगाई, हम सबको पता है बैटरी को देख के मैं बता सकता हूं कौन सा नेगेटिव एंड है कौन सा पॉजिटिव एंड। तो अपन कहेंगे ये वाला नेगेटिव एंड है और ये वाला पॉजिटिव एंड है। तो अगर ये नेगेटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है, ये पॉजिटिव एंड है, चार्ज हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ ही जाएगा। तो अपन क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन हमेशा, चार्ज जो है वो हमेशा मूव करता है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। भाई बैटरी अपन को सिर्फ इलेक्ट्रॉन दे सकता है और वो इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, और यहां पर अपन पोटेंशियल डिफरेंस x वोल्ट मैंने अप्लाई किया। थोड़ा नीचे लिखता हूं, x तो दिख रहा है, वोल्ट नहीं दिख रहा, तो अपन कहेंगे भाई x वोल्ट लिख लेता हूं। उसका मीनिंग बताऊंगा कैसे। अब जब अपन यहां से इलेक्ट्रॉन, क्योंकि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन तो ऐसे मूव करके जाएगा भाई वेव के फॉर्म में, या इलेक्ट्रॉन बना देगा लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। अपन कहेंगे देखो सर, यहां पर मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी और लिखूंगा पोटेंशियल एनर्जी। भाई एनर्जी कंजर्व लिखा आपने, तो आप मुझे लिख के बताओ कंजर्वेशन। तो अपन कहेंगे ठीक है, यहां पर भी लिखते हैं। अब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहा है, ये अपन को पता है क्योंकि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ आ रहा है। यहां पर भी मैं लिखूंगा फाइनली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया। चार्ज अपोजिट है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, और पॉजिटिव से पॉजिटिव आपने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में भी बताया, क्वेश्चन पेपर में भी क्वेश्चन आया। तो अपन को पता है कि अगर लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ आएगा तो एनर्जी कम होगी। देखो अच्छे से पता है अपन को, है? बोल नहीं सकते मुझे नहीं पता। ये न्यूक्लियस, जैसे जैसे ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा इसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, और वहां जाके रुक जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। यहां पर जब वो मैक्सिमम फार अपार्ट होगा, जब जस्ट अट्रैक्शन शुरू, उसमें रिपल्शन शुरू होगा, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि अट्रैक्शन है ही नहीं। पोटेंशियल एनर्जी मतलब अट्रैक्शन रिपल्शन की बात करें। तो एनर्जी तो सेम ही हुआ ना, मतलब टोटल एनर्जी। हाँ वही, उसी को तो कंजर्वेशन बोलते हैं कि भाई यहाँ पर जितनी थी वहां पर भी उतनी है। यहाँ पर अपन काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, टोटल एनर्जी बोलते हैं, मतलब पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं।
तो इसी यहां पर जो एनर्जीज थे वो एनर्जीज यहां आ गए, उसी को तो कंजर्वेशन बोलते हैं। तो अपन कहेंगे भाई काइनेटिक एनर्जी यहां मैक्सिमम होता है, और पोटेंशियल एनर्जी अभी अट्रैक्शन शुरू होगा तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करूंगा ना, तो पोटेंशियल एनर्जी तो रिपल्शन अट्रैक्शन की बात करता है। यहां आके पार्टिकल आपका रुक गया तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, लेकिन रिपल्शन मैक्सिमम, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है। और रिपल्शन के लिए अपन क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होता है, और के जेड ई स्क्वायर Z1E इंटू Z2E डिवाइडेड बाय R0, अगर न्यूक्लियस और इसका डिस्टेंस R0, दोनों को इक्वेट कर लो। इनिशियल एनर्जीज, फाइनल एनर्जीज, तो वी गॉट द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का एप्लीकेशन। समझ में आया? अब देख, अपन को एक बार पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा, रिपल्शन की बात कर रहे हैं ना अपन, पोटेंशियल एनर्जी रिपल्शन के लिए हमेशा पॉजिटिव होता है। यहां पर एनर्जी अगर -1, यहां पर एनर्जी अगर 1 जूल था तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, मैक्सिमम रिपल्शन ना, तो एनर्जी बढ़ेगी पॉजिटिव में। उनको किसी को डाउट नहीं। अगर इसी में मैं इसको ऐसे कर दूं, भाई अल्फा पार्टिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज, तो तुम कहोगे सर ये तो अट्रैक्शन हो गया। और अट्रैक्शन होगा तो जितना दूर होगा उतनी ज्यादा एनर्जी, जितना पास जाएगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ेगा, उतनी कम एनर्जी होगी उनकी, क्योंकि अट्रैक्शन से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। अपन से कह रहा है बट एनर्जी शुड बी सेम। मैंने कब कहा कि एनर्जी सेम नहीं है? मैं तो ये कह रहा हूं कि यहाँ काइनेटिक एनर्जी था, बाद में वो पूरा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो कंजर्वेशन हो रहा है ना। हम दोनों के सम को यहां भी ले रहे हैं, दोनों के सम को यहां भी ले रहे हैं, हम तो कंजर्वेशन पढ़ रहे हैं। हमने कब कहा कि एनर्जी चेंज हो रहा है? एनर्जी से नो डाउट कंजर्वेशन में एनर्जी से, बस ये है कि यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, वहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। अट्रैक्शन के लिए एनर्जी क्या होगा, नेगेटिव होता जाएगा, नेगेटिव होता जाएगा, मतलब बड़े मैग्नीट्यूड तो बढ़ रहा है लेकिन नेगेटिव में बढ़ रहा है, नंबर तो बढ़ रहा है लेकिन नेगेटिव में, क्योंकि एनर्जी क्या होती जा रही है, रिलीज होती जा रही है। यहाँ था तो -1 था, यहाँ एक और रिलीज हो गई, यहाँ से जब यहाँ गए तो 3 रिलीज हो गया, यहाँ से यहाँ गए तो 3 और रिलीज हो गया, यहाँ से यहाँ गए तो 2 और रिलीज हो गया, तो रिलीज होता जाएगा तो एनर्जी कम होती जाएगी ना। तो अट्रैक्शन के लिए, क्योंकि अगर ये नेगेटिव पॉजिटिव है तो अट्रैक्शन के लिए पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, क्योंकि अट्रैक्शन की बात कर रहे थे, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गया पोटेंशियल। ठीक है, मैंने बताया, ये क्यों बताया आपको पहले ही बताया, क्योंकि वहां मुझे पॉजिटिव नेगेटिव से डील करना है। चलिए इधर आते हैं, तो उसको हटा देते हैं, पहले इधर बात करते हैं। अच्छा देखो, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, यहां पर काइनेटिक एनर्जी अपन कहेंगे जब इलेक्ट्रोड से बाहर निकलेगा तो काइनेटिक एनर्जी होगी ना। मूव कहां कर रहा है, अभी इन दोनों के बीच में मूव करवाना है ना, तो अभी तो भैया यहां पर 0 लिख लूंगा, बाहर निकले तो चले तो बताऊंगा, क्योंकि जैसे अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है तो जैसे जैसे ये पास आएगा इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, अट्रैक्शन है ना, और यहां आके ये मार्च हो जाएगा, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी रुकेगा, जैसे ही रुकेगा पास आके वो नेगेटिव। और पोटेंशियल एनर्जी अपन कहेंगे भाई देखो, अगर ये पॉजिटिव पार्टिकल, नेगेटिव पार्टिकल अगर पॉजिटिव से बहुत दूर है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, है ना, मिनिमम। जैसे जैसे इधर आ रहे हो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है। सर हाँ बोलो सर, बट वहां पर भी तो इलेक्ट्रॉन मूव ही कर रहा है ना, नेगेटिव से कहाँ पॉजिटिव। किया मूव? हम तो इस इलेक्ट्रोड पे बात कर रहे हैं, इधर की बात करो तो कहूंगा मूव कर रहा है बीच में, हम तो इलेक्ट्रोड से कंजर्वेशन ले रहे हैं। ओके सर, यस सर। समझ गया ना, इसलिए मैंने ऐसे किया। अब अपन कहेंगे यहां पर काइनेटिक एनर्जी, तो हम कहेंगे भाई जितना ज्यादा पास आएगा उतना ज्यादा नेगेटिव और पॉजिटिव में अट्रैक्शन होगा, हाफ mv स्क्वायर मैक्सिमम। मैक्सिमम, दैट इज बिल्कुल। और पोटेंशियल एनर्जी, तो अपन कहेंगे भाई पोटेंशियल एनर्जी तो मैक्सिमम होगा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी, तो पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखूंगा मैं, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी चार्ज, जो एनर्जी यहां पर होगा पोटेंशियल एनर्जी, दैट विल बी चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस।
द एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल है 2। अगर 2 अपोजिट चार्ज पार्टिकल है तो उनमें चार्ज ऑफ द पार्टिकल मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस वो होता है। तो चार्ज पार्टिकल के लिए अपन क्या लिखें, तो अपन कहेंगे अगर आप पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हो तो नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। अट्रैक्शन के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव होता है। सो चार्ज इज द मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज आल्सो पोटेंशियल एनर्जी। तो अपन क्या करेंगे, इधर कितना वोल्ट अप्लाई किया तो अपन कहेंगे अगर 1 वोल्ट अप्लाई किया तो फिर पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू 1। ये चार्ज जो यहां पर वोल्टेज है ये 1 हो जाएगा। और अगर मैंने वोल्टेज यहां और अप्लाई किया तो अपन कहेंगे और स्पीड से जाएगा इसकी तरफ। तो अपन इसको लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, अप्लाइंग जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना मतलब स्पीड से मूव करेगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखते जाओ अपन क्या करने वाले हैं। अपन लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ये 0 है, ये भी 0 था, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है प्लस ये है माइनस ev। क्या आया मेरे पास, बस मैंने यही लिखा, इलेक्ट्रॉन इज अ मूविंग चार्ज पार्टिकल। मैंने यहां पर यही लिखा, वो उतना सारा सोच के फिजिक्स सोच के लिखा था, वो फिजिक्स वाला पार्ट है जो अपन पढ़ते हैं केमिस्ट्री में थोड़ा सा। तो मैंने कहा चलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो देख ही लेते हैं। मतलब अगर कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल है तो उसका काइनेटिक एनर्जी चाहे उसके मूवमेंट से उसका एनर्जी कैलकुलेट कर लो या फिर उसके पोटेंशियल कितना अप्लाई किया उससे मूवमेंट कैलकुलेट कर लो, दोनों ही पता चल जाएंगे। तो अपन कहेंगे सर इससे मुझे क्या फायदा, चलो देखते हैं क्या फायदा। वी नो दैट लैम्डा इज इक्वल टू होता है h/mv, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल है उसमें मास होता है। सो mv विल बी इक्वल टू h/लैम्डा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं m² v² इज इक्वल टू h²/λ² मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं हाफ mv² विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू h²/mλ²। लिख सकते हैं ना अपन डी ब्रोगली से। तो मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं हाफ mv² को 1/2 h²/mλ² इज इक्वल टू ev, e इंटू v। अब अपन कहेंगे सर एक बात बताओ इसको लिखने से फायदा क्या, अरे बहुत फायदा भैया। देखो जितना ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करोगे, जितना ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करोगे उतना छोटा वेवलेंथ होगा इसका, क्योंकि पोटेंशियल ज्यादा अप्लाई करने का मतलब है कि उसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होना, और काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि इसमें पार्टिकल कैरेक्टर ज्यादा होना है। और जितना ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करोगे आप उतना स्पीड से इलेक्ट्रॉन सीधा वेवलेंथ फिर वेव जनरेट नहीं करेगा, वो सीधा पार्टिकल कैरेक्टर से इट विल गो टू फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। मतलब मैं सीधा बता सकता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है। भाई वेवलेंथ और वेलोसिटी में तो मुझे पता था कि इसका वेवलेंथ बताओ ज्यादा होगा या कम होगा, तो अपन कहेंगे बताओ वेलोसिटी बता दो आप, तो वेवलेंथ बता देता हूं। हमें एक बात पता है अगर वेलोसिटी ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा तो पार्टिकल कैरेक्टर ज्यादा होगा, और पार्टिकल कैरेक्टर ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है अगर पार्टिकल कैरेक्टर ज्यादा होगा तो वेवलेंथ छोटा होगा। सब आपस में कोरिलेटेड है, हम किसी से भी किसी भी पार्ट को बता सकते हैं। अगर मास ज्यादा है तो भी वेवलेंथ छोटा है, अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो भी वेवलेंथ छोटा है। तो ज्यादा डोमिनेंट किसका होगा, तो अपन कहेंगे दोनों में से किसी का भी ले लो भाई। वेलोसिटी मैक्सिमम कितना हो सकता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर, उससे ज्यादा थोड़ी हो सकता है।
तो अपन कहेंगे वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ेगा, और हमको पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ mv स्क्वायर। वेलोसिटी अगर थोड़ा भी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी में v स्क्वायर। सर वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो पार्टिकल कैरेक्टर भी बढ़ेगा ना? वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो अपन कहेंगे पार्टिकल कैरेक्टर भी बढ़ेगा, है ना अपने पास। चलो इससे देख लेते हैं अपन। देखो हाँ ये तो लिखा ही हुआ ना, लैम्डा और वेलोसिटी, और बनाने की जरूरत नहीं ना। इसमें देखना, अगर वेलोसिटी बढ़ाऊंगा तो वेवलेंथ छोटा हो जाएगा। वेवलेंथ छोटा होगा मतलब वेव कैरेक्टर कम हो गया, पार्टिकल कैरेक्टर बढ़ गया, अगर वेवलेंथ छोटा हुआ तो। समझ में आया? तो सारे कोरिलेशन मैंने आपको बता दिए। अब आते हैं काम की बात पे। इस इक्वेशन में अगर अपन देखेंगे ना, इक्वेशन 2 लिख लेते हैं इसको। इसमें मैं लैम्डा लिख सकता हूं, लैम्डा स्क्वायर विल बी इक्वल टू, इसको उधर लेके 1/2 h स्क्वायर अपॉन m इंटू ईवी। सो मैं इसको लिख सकता हूं, दैट इज, और लैम्डा विल बी इक्वल टू 1/h बाय लिख सकता हूं मैं अंडर रूट ऑफ 2m इंटू ईवी, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। इसकी वजह से EV इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, तो मैं काइनेटिक एनर्जी, तो ये भी इक्वेशन अपने पास, ये भी है। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस से बता सकते हैं काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन बता सकते हैं। अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ छोटा हो जाएगा। राइट? अब अपन देखते हैं एक बात। ये तो सारा पार्ट मतलब हमने क्या किया, हमें ये पता था इलेक्ट्रॉन इज अ मूविंग चार्ज पार्टिकल, तो मूविंग है तो काइनेटिक एनर्जी, और चार्ज पार्टिकल है तो एनर्जी इज ईवी, चार्ज ऑन द पार्टिकल। और तो ईवी शुड बी इक्वल टू, वो कह रहा पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहिए, बिल्कुल लिखो, बट दे आर इक्वल बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दे आर इक्वल, ईवी की जगह काइनेटिक एनर्जी लिखो या पोटेंशियल एनर्जी लिखो। भाई अगर काइनेटिक एनर्जी मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा तो मुझे एक और बात करना पड़ेगा कि मुझे बताना पड़ेगा कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में होगी, इसलिए काइनेटिक एनर्जी लिख लेंगे। वो कह रहे कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी लिख दो, लिखो दिस इज इक्वल टू ईवी काइनेटिक एनर्जी। दैट्स व्हाई अपन ने उसको काइनेटिक एनर्जी लिख लिया। अपन पहले ही लिखा हुआ है ना, EV इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, तो अपन ने काइनेटिक एनर्जी इसको लिख सकते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू EV। अब अपन कहेंगे ठीक है, मतलब ये आपको सारा कुछ समझ में आ गया। मैं तो यहीं से बता देता, मास इनटू वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा तो वेवलेंथ छोटा हो जाएगा। m इंटू v लिखा तो है, बना दूंगा उसको m इंटू v हाफ mv स्क्वायर। तो सर काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस साइंस ऑपोजिट। साइन अपोजिट रहेंगे, वो धीरे धीरे उसी पे आ रहा था मैं। मतलब अब अपन क्या करें, देख हमें एक बात अच्छे से पता है कि अगर मुझे वेवलेंथ कैलकुलेट करना है और पोटेंशियल गिवन है, तो अपन क्या करेंगे, देख भाई वेवलेंथ अगर है और पोटेंशियल गिवन है तो बाकी सारा पार्ट तो कांस्टेंट है। अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है और h भी कांस्टेंट है। तो कैलकुलेट कर लो। कैसे भाई, कांस्टेंट को हटा देते हैं और वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो ये पार्ट की बात कर लेते हैं। आप तो सीधा बताओ लैम्डा कैसे कैलकुलेट करो। लैम्डा विल वो बी, जैसे रेडियस फिर वेलोसिटी निकाला था बोर मॉडल में वैसे। नहीं वो तो अलग है, ये तो डी ब्रोगली वेवलेंथ है। डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा अभी बताता हूं मैं। इसमें डी ब्रोगली वेवलेंथ में अपन कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये 12.26 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ v आ जाएगा फॉर इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज सब्स्टिट्यूट करूंगा, मास सब्स्टिट्यूट करूंगा, h मुझे पता है, और पोटेंशियल डिफरेंस आप मुझे दे दो, मैं बता देता हूं। बस ये जो वैल्यू आएगा वो एंगस्ट्रॉम यूनिट में।
अगर मुझे लैम्डा लिखना है प्रोटॉन के लिए तो मैं प्रोटॉन का भी कैलकुलेट कर सकता हूं। प्रोटॉन के लिए मुझे क्या करना होगा, मास ऑफ प्रोटॉन तो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, मास ऑफ प्रोटॉन लेना पड़ेगा मुझे, तो फिर वो ये आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस इनटू ए, ये अपन को एंस्ट्रॉम। मैं तो अल्फा पार्टिकल भी कैलकुलेट कर सकता हूं। अल्फा पार्टिकल के लिए अगर कैलकुलेट करना है तो फिर प्रॉब्लम आएगा अपने पास। क्या मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है 4 AMU, उसे केजी में कन्वर्ट करो, और चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल क्या होगा, ई का वैल्यू 2E के बराबर होगा, तो 2 पॉजिटिव होता है ना अल्फा पार्टिकल, तो उसका भी वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकता हूं। कांस्टेंट सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट कर लिया, ये सारे कैलकुलेट कर सकता हूं। तो सीधी सीधी बात होगी, पोटेंशियल दे दो, हम अपना कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये सब पार्ट हमारे लिए कोई जरूरत नहीं है। नहीं, लेकिन इसकी जरूरत तब पड़ेगी जब अपन से कभी कभी ये होगा कि पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी एक जैसा है और पार्टिकल अलग अलग है, तो फिर अपन को मास से कोरिलेट करना पड़ेगा, जिसका मास ज्यादा उसका वेवलेंथ छोटा। सर क्या बोला आपने अभी? मान लो कभी ऐसा होगा कि मेरे पास 4 पार्टिकल गिवन है, सभी का काइनेटिक एनर्जी एक जैसा है लेकिन मास अलग अलग है, हाँ तो ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एक जैसा है, मास तो अलग अलग है ना, कोई बात नहीं, तो वेवलेंथ बता दूंगा किसका कितना वेवलेंथ, यही से बता देता हूँ, उसकी जरूरत ही क्या थी। मास अगर ज्यादा है वेवलेंथ छोटा है, खत्म बात, चाहे इससे लिखो चाहे उससे लिखो, बात तो एक ही। ठीक है, अगर वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट का हुआ तो मतलब वेव कैरेक्टर तो होगा ही नहीं ना उसमें। लाइट कहाँ है इसमें, लाइट कहाँ यूज किया अपन ने? नहीं लाइट नहीं, मैं बोल रहा हूँ अगर वेलोसिटी मतलब अप्रोक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट हुआ तो उसमें वेव कैरेक्टर होगा नहीं ना, बस पार्टिकल कैरेक्टर ही होगा। नहीं, अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होगा तो वेव कैरेक्टर ही होगा फिर तो, क्योंकि अगर वेलोसिटी बढ़ाओगे तो वेवलेंथ क्या होगा, छोटा होगा ना। कम होगा। और वेलोसिटी तुम कह रहे तुमने बढ़ाया लाइट की वेलोसिटी के बराबर, मतलब वेलोसिटी बढ़ाया तो वेवलेंथ छोटा होगा, वेवलेंथ छोटा होगा। सो यहां पर अपन, वैसे हमने पहले आपको बता दिया था कि अपन पार्टिकल के बारे में डील कर रहे हैं, अपन V को C अज्यूम नहीं करेंगे। अब देखते हैं अपन पहले क्वेश्चन क्या। अब अपने पास यहां पर एक बात आएगा, देखो भाई, इन सभी इक्वेशन में इफ वी आर गिवन काइनेटिक एनर्जी, then unit of V is equal to electron volt. If we are given potential difference, then unit of V is equal to अपन को वोल्ट गिवन होगा। तो अब एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि इसकी तो मुझे हमेशा जरूरत पड़ेगी, इसको ऊपर लिखा रहने देंगे। एक क्वेश्चन करता है, कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ of particle moving with kinetic energy of 4 electron volt। तो अपन कहेंगे आंसर ले लो, उसमें क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ चाहिए, लैम्डा इज इक्वल टू होता है 12.26 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ v, so that will be equal to 12.26 divided by under root of 4, so 12.26 divided by हो गया 2 is equal to आ गया मेरे पास 6.13। लो भाई आ गया मेरे पास एंगस्ट्रॉम। सर पर क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन मेंशन नहीं है। यस सर। गिवन तो कहाँ है इलेक्ट्रॉन मेंशन नहीं? सर मैं सर पार्टिकल दिया है सर, हम उसे प्रोटॉन भी कंसीडर पार्टिकल दिया है। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल हो गया। सर अगर बस पार्टिकल लिखते हैं और उसका मास भी देना पड़ेगा ना सर। काय को देना, इलेक्ट्रॉन लिखा तो है, इलेक्ट्रॉन लिखे हैं प्रोटॉन, हाँ अगर सिर्फ पार्टिकल लिखोगे तो मास देना पड़ेगा, फिर अपन इससे कैलकुलेट करेंगे। हाँ सर वही बोल रहा था। हाँ और सर बिल्कुल, वेलोसिटी अभी कुछ भी नहीं चाहिए अपन को,
अभी सर कुछ और सर लेकिन अगर सिर्फ पार्टिकल दिया होता सर तो उसकी वेलोसिटी भी लगती ना। हाँ फिर लगेगा, ऑब्वियसली बात है, पार्टिकल लगेगा तो फिर तो अपन को सब चाहिए, मतलब उसमें कौन सा पार्टिकल बताओ पहले। तो अपन को इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए तो ये इक्वेशन यूज किया, प्रोटॉन दिया तो ये इक्वेशन यूज करता है, अल्फा पार्टिकल देते तो ये इक्वेशन यूज करता है। मुझे सिर्फ ये बताना था कि इनमें डिफरेंस क्या है। फिर क्या समझे, जैसे मान लो अपने पास फिर दूसरा क्वेश्चन, कैलकुलेट द डी ब्रॉगली इक्वेशन, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, moving when the potential difference applied is 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 वोल्ट आएगा ये। तो मैं क्या करूंगा, आंसर ऐसे लैम्डा इज इक्वल टू 12.26 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ v, that will be equal to 12.26 divided by under root of 4, so that will be equal to 6.1। लो भाई, दोनों में वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं है, बस अगर काइनेटिक एनर्जी गिवन होगा तो मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन होगा, क्योंकि वो एनर्जी है ना, तो यूनिट मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है तो सिर्फ वोल्ट लिखना पड़ेगा, कि कितने वोल्ट से मैंने इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल किया, वो गिवन, ये लिख लेता मैं। और उसमें अगर कोई डाउट है, क्योंकि मुझे हर एक पार्ट में बिल्कुल क्लियरिटी चाहिए भाई, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। अगर कोई डाउट है तो आप बता देना। मैंने इलेक्ट्रॉन लिख दिया उस पार्टिकल को, बिल्कुल अगर पार्टिकल लिखते सिर्फ तो बिल्कुल काफी चीजें चाहिए। सर वो माइनस साइन कहाँ गया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का? माइनस साइन जो है वो वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है ना, तो वो काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट हो गया ना, काइनेटिक एनर्जी से इसको इस तरफ लेके गए ना अपन। अच्छा सर, समझा। तो इसलिए वो नेगेटिव साइन नहीं है उसमें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप देख लो। अब ना कभी कभी अपन को क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, आप पहले लिख लो उसके बाद देखते हैं। तो सपोज an electron is moving with a kinetic energy of 6 electron volt। एक इलेक्ट्रॉन था जो मूव कर रहा था 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है इसकी काइनेटिक एनर्जी मुझे गिवन है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। wavelength if 3 volt of potential difference is further applied on this electron, तो फिर कहेंगे ठीक है भाई, आंसर लिखेंगे द टोटल राइट ना, पोटेंशियल डिफरेंस अपन कहेंगे द टोटल। भाई ये इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी था कितना, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मैंने यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और अप्लाई कर दिया, मतलब यहां काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी इसके पास है, मतलब तुम 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जा रहे थे और मैंने 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से पुल किया इधर, तो टोटल कितना एनर्जी से पुल्ड अप हो गए आप। तो कहेंगे भाई आप काइनेटिक एनर्जी से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जा रहे थे और यहां पर मैंने अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्लाई किया, तो टोटल एनर्जी जिससे कि आप इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा होगा वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो एक तरीके से वो हो गया कि मैं 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जा रहा था, मुझे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से पीछे से धक्का भी दे दिया, तो मेरी स्पीड और बढ़ गई।
तो टोटल एक कितने डाउट एनर्जी है। से, ठीक है ना, तो अपन उसे क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। सो सर सर लेकिन बोलो। यहाँ पर यूनिट से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्या, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यस सर। समझे ना, इसलिए मैंने हाँ सर। जानबूझ के वो वोल्ट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट वापस लिया एक और, जबकि मैं यहाँ बता चुका था तुमको कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो या वोल्ट हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, आंसर दोनों से सेम आ रहा है। सिर्फ यह है कि आप एनर्जी बोल रहे हो, आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलना पड़ेगा। सर वो जो रूट वी है सर, वो तो पोटेंशियल डिफरेंस है ना हाँ फॉर्मूला में। हाँ सर पर आपने काइनेटिक एनर्जी का वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डायरेक्टली हाँ, पुट तो कर मैंने दिया भी सर। तो यही कहा आपसे कि जब आप काइनेटिक एनर्जी बोलोगे तो एनर्जी मतलब मान लो आपने 4 बोला, और पोटेंशियल डिफरेंस बोला आपने, पोटेंशियल डिफरेंस बोला दैट इज इक्वल टू 4, तो इसको वोल्ट लिखेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखेंगे, बात एक ही हमारे लिए। दोनों दोनों ही क्या है, मूवमेंट को डिफाइन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के, दोनों ही इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को डिफाइन कर रहे हैं। अगर मान लो ये वैल्यू अपने पास गिवन है कि भाई कितना काइनेटिक एनर्जी तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपन तब कैलकुलेट करते हैं जब 1 वोल्ट अप्लाई करते हैं ऑन इलेक्ट्रॉन। तो अगर 1 वोल्ट होगा तो ये 1 हो जाएगा, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर आ जाएगा मेरे पास काइनेटिक एनर्जी, दिस इज 1 इनटू वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 1 हो जाएगा मेरे पास वोल्टेज, तो चार्ज के बराबर आ जाएगा मेरे पास, क्यू के बराबर हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है द एनर्जी ना, जब आप 1 वोल्टेज अप्लाई करोगे तो जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, दैट इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके सर। तो इसलिए मैंने आपको यहां जानबूझ के बताया कि भाई अगर और अलग अलग इसलिए लिया मैंने कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस आप लिखो, मतलब इसका मतलब है उतने से आपने पुल किया उस इलेक्ट्रॉन को, तो भाई पहले से वो काइनेटिक एनर्जी के साथ आ रहा था, हमने 3 से और पुल किया उसे, तो टोटल उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 9, या टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वो डिपेंड करेगा कि अपन काइनेटिक एनर्जी प्रोनाउंस कर रहे हैं या फिर पोटेंशियल डिफरेंस प्रोनाउंस कर रहे हैं। So the total लेकिन potential is equal to potential or kinetic energy will be equal to that is 6 plus 3, ये हो जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी बोलो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख देता हूँ, पोटेंशियल बोलोगे तो वोल्ट लिख दूंगा। Therefore lambda 12.26 under root of v, so 12.26 divided by under root of 9 हो गया अपने पास, 12.26 divided by 3 अपन अपना आंसर बता दें, ये आर्मस्ट्रांग यूनिट। तो ऐसे अपन डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करके बता सकते हैं। अब दूसरा होता है, एक तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के कैलकुलेशंस कि भाई कैसे अपन को कैलकुलेशन करना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ में, वो अपन ने बता दिया, ठीक है। आप पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हो और पोटेंशियल टोटल पोटेंशियल भी लिख सकते हो और टोटल काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हो। अब दूसरा एप्लीकेशन लिखूंगा मैं, number of wavelength an electron makes in a shell, ये कैलकुलेट करता है। तो किसी एक शेल में, मान लो मेरे पास एक शेल है, कोई भी शेल हो सकता है वो, उस शेल का एनर्जी अपन को पता है, फिक्स होता है। काइनेटिक एनर्जी अपन को पता है क्या होता है, जितना एनर्जी ऑफ द शेल है वही पॉजिटिव में लिखो तो काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी अगर अपन को पता है तो बता सकते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होगा, लेकिन डी ब्रॉगली वेवलेंथ एक ही शेल में होता है। इलेक्ट्रॉन इज मूविंग ऑन अ फिक्स्ड पाथ बट इन अ वेव फॉर्म। वो थोड़ा अच्छा नहीं बना, लेकिन अच्छा बना सकता था। मैं बहुत ज्यादा नंबर नहीं बनाना चाहता था, इसलिए ऐसे थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, ऐसे कर लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा अच्छा लिख रहा ना ऐसे, अब थोड़ा अच्छा लिख रहा। तो अपन क्या करेंगे, मैं कैलकुलेट करने वाला हूं कि भाई व्हाट आर द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स दैट कैन बी मेड बाय इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर शेल। तो अपन कहेंगे देखो, तो नंबर ऑफ वेवलेंथ अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं इसको इक्वेट कर लूंगा। सपोज
lambda is one wavelength and n dash is number of wavelengths. तो टोटल वेवलेंथ कितने हो जाएंगे? n dash into lambda, and that should be equal to total distance. अपन इसको टोटल डिस्टेंस को ऐसे लिख लेते हैं, भाई सर्कमफ्रेंस टोटल होगा 2 पाई आर और n डैश हो गया नंबर ऑफ वेवलेंथ, लैम्डा हो गया एक वेवलेंथ। मान लो एक वेवलेंथ यहां से लेके यहां तक है, तो n डैश इज द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स दैट विल बी फॉर्म्ड इन अ शेल, एनी शेल। लैम्डा इज वन वेवलेंथ। किसी को डाउट नहीं? and the total distance covered by the electron will be 2 pi r. टोटल डिस्टेंस में कितना वेवलेंथ बनेगा वो बनने इक्वेट कर लेगा। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, n dash lambda होगा तो इलेक्ट्रॉन इज अ मूविंग पार्टिकल ऑन अ फिक्स्ड पाथ बट इन फॉर्म ऑफ वेव। फिक्स्ड पाथ होगा तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ मतलब h बाय 2 पाई का। h बाय अपन लिख सकते हैं mv, 2 पाई r लिख सकता हूं। किसी को डाउट? सर उसको 12.26 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ v नहीं लिख सकते? नहीं, वो तो अपन ने वेवलेंथ कैलकुलेट किया था, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस बस। तो अपन ने वेवलेंथ कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ वेवलेंथ थोड़ी कैलकुलेट किया। हाँ सर समझा। अपन ने तो एक ही वेवलेंथ कैलकुलेट, व्हाट इज द वेवलेंथ। तो अपन लिखेंगे भाई लैम्डा इज अ डी ब्रॉगली वेवलेंथ बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैविंग अ फिक्स्ड पाथ, सो इट विल हैव अ पार्टिकल कैरेक्टर। तो मैं लैम्डा को ऐसे लिख सकता हूं। अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऑन रीअरेंजिंग we get mvr is equal to n dash h upon 2 pi। ये इक्वेशन अपन ने कहीं पढ़ा हुआ है? बोर का फर्स्ट एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nth इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 h2 h by 2 pi। ये पढ़ा हुआ है ना अपन ने? यस सर। यस सर। On comparing this equation with the second postulate of Bohr, mvr is equal to nh by 2 pi, यही था ना? यस सर। We get क्या मिलेगा अपन को? क्या मिला? भाई अगर अपन इन दोनों को कंपेयर करें तो अपन को यही तो डिफरेंस मिला, n dash is equal to n, मिला ना? यस सर। अब ये बताओ, अब ये बताओ कि n dash क्या लिया था अपन ने? नंबर ऑफ वेवलेंथ। और बोर के इक्वेशन में n क्या होता है? नंबर ऑफ शेल्स। ये तो बड़ा इजी हो गया हमारे लिए। इसका मतलब है जो शेल का नंबर है उतना ही वेवलेंथ है उसमें। हमारा कैलकुलेशन तो यही कहता है, नंबर फॉर द शेल विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ वेवलेंथ्स, एंड दिस इज नंबर ऑफ वेवलेंथ्स। अब लिख लेना उसको, है एंड दिस इज नंबर ऑफ वेवलेंथ्स। मैंने वहां पर लिखा नहीं, मतलब मुझे लिखना चाहिए था नंबर ऑफ वेवलेंथ्स। एंड दिस इज नंबर ऑफ वेवलेंथ्स और लैम्डा इज वन वेवलेंथ। तो
तो अपन को क्या मिल गया कि जो भी शेल, अच्छा फिर तो अपन सभी एटम में बता सकते हैं भाई, शेल का नंबर बताओ, मैं वेवलेंथ बता देता हूँ। बड़ा अच्छा ही क्वेश्चन बन गया। सर बट हमने इसे कंपेयर कैसे किया सर, क्योंकि बोर वाला तो वो था लेकर कि वो पार्टिकल से है सर, लेकिन अब तो ये वेव इक्वेट बन करने गया है पर ना। कैंसिल हो जाएगा बाकी सब ना, तो n डैश इक्वल टू n हो जाएगा। नहीं सर वैसे नहीं सर, लेकिन क्योंकि बोर ने तो उसे पार्टिकल कंसीडर किया था सर, लेकिन अब तो हमें पता है कि वो वेव है सर, तो हम भी तो पार्टिकल कंसिडर कर रहे हैं, लिखा तो है। हमने कौन सा वेवलेंथ यूज किया इसमें, पार्टिकल वाला वेवलेंथ जो डी ब्रॉगली होता है। ओके सर। भाई देख, मतलब जो क्वेश्चन होंगे तुम्हारे बोलना सारे का सारे, जो भी दिमाग में चल रहा है और जो आंसर मिले उसको लिख लेना कि यार नहीं सर ने हमें बताया था। बाद में भी पूछ सकते हो कभी, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। हमने हाँ तो सर। पार्टिकल कंसिडर किया अपन। पार्टिकल क्योंकि मैं बोल रहा था ना बार बार, वो फिक्स पाथ पे है बट इन फॉर्म ऑफ वेव्स। तो अपन ये लिख सकते हैं, अब इसको कंपेयर नहीं करके बताना है मुझे, बस ये लिखना है कि नंबर ऑफ वेवलेंथ इन एनी शेल इज इक्वल टू नंबर फॉर द शेल। यहां से मुझे मिल गया नंबर फॉर शेल is equal to number of wavelength in the shell, in that shell। जो शेल का नंबर होगा वही नंबर ऑफ वेवलेंथ्स होंगे। वैसे उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, अपन को समझ में आ गया भाई क्या है ये पार्ट, हमें समझ में आ गया। किसी को डाउट है तो बोलो। अब ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन 1, मतलब अब कभी कभी अपन से पूछ भी सकते हैं, अपन को क्वेश्चन में गिवन होगा काफी सारा पार्ट और पूछेंगे बताओ कितने नंबर ऑफ वेवलेंथ्स हैं, तो अपन कहेंगे वो तो शेल का नंबर अगर बता दो तो फिर कैलकुलेट करने की जरूरत क्या है किसी भी एटम में। शेल्स अगर दिया नहीं होगा तो नंबर ऑफ शेल्स। कुछ भी दे दें, कितना भी डाटा दे दें, अपन को फर्क नहीं पड़ता। हम तो प्रूफ करके देख चुके ना, ठीक है ना, तो अपन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अपन क्या करते हैं देखना, फ्रॉम इक्वेशन 1 की बात कर रहे हैं, मतलब इसकी बात कर रहे हैं। हमें पता है एन डैश लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई आर। एन डैश इज नंबर ऑफ वेवलेंथ्स, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एन डैश लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई आर को मैं लिख सकता हूं ऐसे 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। इसको जनरली वो क्या करते हैं, बोर रेडियस मान लेते हैं। बोर रेडियस मतलब हाइड्रोजन के लिए वो ए नॉट लिख देते हैं इसको। तो मैं इसको अगर ए नॉट लिख लूं इस वाले पार्ट को, ये एमस्ट्रॉन्ग यूनिट है अपने पास है, तो मैं इसको सर ऐसे भी ये लिख सकता सिंगल इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के लिए बात कर रहे हैं। हूं। हाँ इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, आप मैं तो भाई रेडियस, शेल का रेडियस तो इसी से कैलकुलेट करोगे ना आप। यस सर। भाई जिस शेल की बात कर रहे हो उसी का रेडियस लोगे ना आप, जिसका सरकमफ्रेंस है। और ये तो अपन प्रूफ कर चुके हैं ना कि इसका एन और इसका एन बराबर होगा, ये तो प्रूफ किया अपन। यस सर। तो फिर मैं बता सकता हूं डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन एनी शेल विल बी इक्वल टू 2 पाई, इसको ए नॉट लिख देता हूं, बोर रेडियस एन बाई जेड। आप शेल बताओ और एटॉमिक नंबर बताओ, मैं आपको बोर रेडियस बताऊं, वेर ए नॉट इज 0.529 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट कॉल्ड एज बोर रेडियस। इसको अपन ऐसे लिखते हैं, कॉल्ड एज बोर रेडियस। ये आ गया भाई।
मतलब अपन डायरेक्टली कैलकुलेट करके बता सकते। ये n और ये n डैश दे आर इक्वल। आप चाहो तो लिख भी सकते हो, सिंस n डैश इज इक्वल टू n, वैसे अपन वही तो प्रूव कर रहे हैं। तो हमें एक बात अच्छे से पता चल गया कि देख भाई, 10 इन एनी एटम, मेरे पास कोई भी एटम गिवन है, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, लाइक दैट। अगर कोई यहां से यहां ड्रॉप करता है या यहां से वहां जाता है, तो लैम्डा विल बी इक्वल टू, मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, 1 बाय लैम्डा विल बी इक्वल टू आर एच इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। n1 n2 आर लोअर शेल एंड हायर शेल। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन उसी शेल में रहता है तो दैट विल बी अ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, लैम्डा विल बी इक्वल टू 12.26 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ p। और v, अगर हाइड्रोजन की बात करोगे तो मुझे पता है, आप बस ये बता दो किस शेल की बात कर रहे हैं, मैं भी अपने आप ही लिख लूंगा कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अगर एक ही शेल में अगर वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, एक ही शेल में अगर मुझे डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, दैट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। लेकिन अगर जब ट्रांजिशन होगा फिर वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, दैट इज एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। ड्रॉप करेगा तो एमिशन, एब्जॉर्ब करेगा तो लोअर शेल टू हायर शेल। लेकिन एक ही शेल में वेवलेंथ क्या होगा, दैट इज अ डी ब्रॉगली। राइट, एक बात। सर वो लास्ट में E1 E2 के लिखने के बाद क्या किया वो नहीं समझा। वो तो डैश 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 कर दिया यार। मतलब देख, इसमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताना है तो जैसे हाइड्रोजन होता है तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ अपन 13.6 ले लेते हैं। सेकंड शेल में बताना है तो अपन -3.4 कर देते हैं इसको। दोनों भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो मतलब डाल सकते हो वैसे। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो तो अपन ने पढ़ा ही था पहले। थर्ड शेल में अगर बताना है तो E3 ले लूंगा, अगर किसी भी शेल में बताना तो अपन ने तो जनरलाइज लिखा ना इलेक्ट्रॉन के लिए। तो फिर मैंने कहा भाई देख, अकॉर्डिंग टू द शेल नंबर अपने आप ले लेना वो वाली। सर बट हाइड्रोजन के लिए होगा ना बस वो इक्वल टू द शेल का चार्ज। किसी भी के लिए भी हो जाएगा, आपकी मर्जी। आप कहो कि मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि शेल तो एक ही होगा ना, किसी का भी शेल हो, जेड तो होता ही नहीं डी ब्रॉगली में। हाँ सर समझा। मतलब अगर हमें शेल का नंबर दिया है तो उससे हम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपन ने वही किया। ये लो भाई, मुझे बस ये बताना था इसमें कि देख भाई, दोनों में डिफरेंस है। ये जो लैम्डा कैलकुलेट किया वो था जब इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करे या ऊपर जाए तो अपन को कैसे कैलकुलेट करना है। ये अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप मुझे एनर्जी दे दो, मैं बता देता हूं कि वेवलेंथ कितना होगा उस एनर्जी से। और जरूरी नहीं कि उसी से कैलकुलेट करूं, आपने यहां पर भी बताया मुझे। हाइड्रोजन इसको हटा देता हूं तो एंगस्ट्रॉम यूनिट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर कोई दूसरा एटम है हाइड्रोजन के अलावा तो मैं वेवलेंथ यहां से कैलकुलेट कर लूंगा। यहां साफ साफ गिवन है मुझे, आपने बता रखा है, यहां जेड भी आ रहा है। अगर कोई दूसरा एटम होगा उसके किसी शेल में, किसी भी एटम में किसी भी शेल में, अगर मुझे डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताना है तो मैं इससे कैलकुलेट कर दूंगा, वो भी आ जाएगा। किसी भी एटम में उसके किसी भी शेल में अगर मुझे डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताना है तो मैं बता। सर जो ट्रांजिशन का जो वेवलेंथ है उसमें आपने बताया था कि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन मतलब एटम के लिए वैलिडेट है। बिल्कुल। सर इस वाले डी ब्रॉगली वेवलेंथ में वो है क्या वैसा हाँ, केस? मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन का तो वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे अपन, वो तो ऑटोमेटिकली एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए आ रहा है, एक ही पार्टिकल के लिए आ रहा है। किसी भी शेल में होगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन की बात तो कर रहे हैं अपन।
हाँ सर, मतलब जैसे लिथियम का हुआ तो Li2 अच्छा 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 अच्छा, तू कह रहे कि 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए क्या है ये, ऐसा कुछ लिमिटेशन? कोई लिमिटेशन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं? अब एक्चुअली क्या होगा ना, ऑल्सो एक और बात देखते हैं। जैसे मेरे पास कोई एटम है, हाइड्रोजन एटम है, अगर मुझे यहां पर इलेक्ट्रॉन गिवन है और मैंने इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया, मान लेते हैं 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फिर मुझसे कहा गया कि बताओ जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो इसका लैम्डा क्या होगा। तो अपन कहेंगे देखो भाई, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू, ये हाइड्रोजन एटम है, 15 माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सर 1.4। 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Then the lambda will be equal to low by, because when the electron becomes independent of the nucleus, it is behaving as a particle। अपन ने तभी तो काइनेटिक एनर्जी लिखा उसका, और काइनेटिक एनर्जी को पार्टिकल का वेवलेंथ बताना पड़ेगा, और पार्टिकल का वेवलेंथ क्या होता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। और डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं, अभी आपने काफी कुछ बताया मुझे। बोलो कोई डाउट है तो। नहीं सर, समझा। ठीक है, और धीरे 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 मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं। ये अपन ने पहले सिर्फ काइनेटिक एनर्जी तक पढ़ा था, अब अपन ने वेवलेंथ भी देख लिया कि उसका वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करना है। हर बार अभी तक अपन बात कर रहे थे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, लाइक दैट। तो वी गॉट दैट, दिस इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज ओवर। नेक्स्ट टाइम मुझे थोड़ा सा बताना पड़ेगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे। हाइजेनबर्ग में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास भी अपन पढ़ेंगे, और उसके बाद वाले क्लास में अपन पूरा होमवर्क डिस्कस करेंगे। इसके कुछ क्वेश्चंस आप कर सकते हो, तो मैं कुछ होमवर्क दे दूं? हाँ सर DPP 9 है ना? एक मिनट रुक जा, क्वेश्चन भी देख सर लूं। जो होमवर्क दिया था वही रहने दो। अरे यार, आगे नहीं करना है होमवर्क? सर वो बहुत था। सर DPP 9 नहीं किया था ना सर, उसमें डी ब्रॉगली का ही था सिर्फ। अरे यार तुम लोग, मतलब चलो DPP 9 रहने देते हैं, और सेक्शन मतलब शीट से नहीं देना है कुछ भी? हाँ सर दे दो, चलेगा, कोई बात नहीं। सेक्शन ई सर रहने दो ना। चलो अच्छा रहने देते हैं, DPP 9 यूवी कर लो चलो। कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक केमिस्ट्री का होमवर्क। नहीं, लेकिन केमिस्ट्री का होमवर्क जरूर करना। देखो सबसे कम होमवर्क केमिस्ट्री का मिलता है, मैं बताऊं। सर कुछ भी सर, कितना ज्यादा दिया आपने। तो जिस दिन मिलेगा सर क्योंकि अभी नेक्स्ट वीक पता नहीं ना, अगर मंडे को